Welcome to our channel Crystal Maths. This is Akansha and we are here to discuss Arithmetic Progression Part 4. So students, अभी तक के वीडियोस में पार्ट 3 तक हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के काफ़ी कंसेप्ट्स को समझा। आई होप कि आपको यहाँ तक का लेक्चर क्लियर हो। अगर आपको सभी अच्छे से समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आपके प्रीवियस लेक्चर के होमवर्क क्वेश्चन के साथ। यहाँ क्या कहा गया है, यहाँ क्या बोला गया, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। क्या मतलब है इसका कि एक सिलेंडर है जिसमें एयर फिल्ड है। अब क्या कर रहे हैं ये लोग कि एक वैक्यूम पंप इसमें लगा रहे हैं और ये वैक्यूम पंप क्या करता है कि सिलेंडर में भरी हुई इस एयर का 1/4 पार्ट बाहर निकाल लेता है, यानी कि 1/4 एयर को ये रिमूव कर देता है एक बार में। तो वो कह रहे हैं कि ये जो अब सीक्वेंस बनेगा ना इस तरीके से कि 1/4 एयर बाहर निकालते जाएंगे, तो क्या ये सीक्वेंस एपी बनाएगा, ये क्वेश्चन था। तो चलिए इसका सल्यूशन देखते हैं। देखिए हमने यहाँ क्या किया कि वॉल्यूम अपने आप आपने मान लिया कि वॉल्यूम 16 लीटर्स है सिलेंडर का। यहाँ पे आप कुछ भी मान सकते हैं वॉल्यूम। कोई स्टूडेंट कहे नहीं मैं तो ये मानूंगा कि जो वॉल्यूम है इस सिलेंडर का वो x लीटर है, तो आप वैसे मान के कर लीजिए। कोई कहे नहीं 1 लीटर मान के चलेंगे, तो आप वैसे मान के कर लीजिए। हमने यहाँ 16 लीटर मानकर आगे का सल्यूशन किया है, ठीक है। तो चलिए, अगर इनिशियल अमाउंट ऑफ एयर सिलेंडर के अंदर 16 लीटर है, तो अब हमें पता है कि वैक्यूम एक बार में 1/4 एयर रिमूव कर रहा है, यानी कि आप भी 16 का 1/4 निकाल के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा भाई 4 लीटर वो रिमूव कर रहा है ना। अगर 4 लीटर रिमूव करेगा 16 लीटर के सिलेंडर में से, तो बचेगी जो एयर वो बचेगी 12 लीटर, ठीक है। अब देखते जाइए, इस तरह से देखिए सीक्वेंस बनता चलेगा। अब जब 12 लीटर यहाँ पर एयर बची, आपने दोबारा से उस सिलेंडर में वैक्यूम पंप लगाया, ठीक है, और फिर से उस वैक्यूम पंप ने 12 लीटर का 1/4 निकाल लिया, यानी कि इस बार कितनी एयर निकल गई, 3 लीटर निकल गई। 12 थी, 3 निकल गई, यानी कि बची कितनी, 9 लीटर बची। अब देखिए ये सीक्वेंस यहाँ पर बन गया। 16 थी पहले, पहले 16 लीटर एयर थी, फिर 12 लीटर हुई, फिर 9 लीटर हुई, इस तरह से ये सीक्वेंस चलता रहा, ठीक है। अब हमें ये जानना है कि क्या ये सीक्वेंस एपी बना रहा है, तो उसके लिए हम कॉमन डिफरेंस का यूज़ करते हैं हमेशा से, यानी कि किसी भी टर्म में से हम उसके पिछले टर्म को माइनस कर देते हैं। a2 माइनस a1, 12 माइनस 16 आपने किया, आपके पास आया -4। दूसरा जब आपने a3 माइनस a2 थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस किया, तो आपके पास आया -3। यानी कि यहाँ पर d सेम नहीं है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इसका मतलब है ये AP फॉर्म नहीं कर रहा, क्योंकि यही आपको आंसर देना था। चलिए, अब कोई स्टूडेंट सोचे नहीं 16 लीटर नहीं, मैं तो 1 लीटर लेके करूँगा, बिल्कुल कर लीजिए, सेम प्रोसेस है। देखिए आपने माना कि 1 लीटर सिलेंडर का वॉल्यूम है, तो 1 लीटर में से 1/4 लीटर एक बार में वैक्यूम पंप उसमें से एयर रिमूव कर देगा। जब 1 में से 1/4 रिमूव हो चुकी है, तो अब बची कितनी, 3/4 लीटर बची, ठीक है। अब जब 3/4 लीटर एयर बची है, तब दोबारा से आपने वैक्यूम पंप लगाया, उसने फिर से 1/4 एयर उसमें से रिमूव कर दी, 3/16 एयर उसने रिमूव कर दी। तो अब 3/4 में से 3/16 जब चली गई, तो 9/16 एयर बची उसके अंदर, ठीक है। ये भी एक सीक्वेंस फॉर्म कर रहा है, देखिए 1 के बाद 3/4, उसके बाद बची 9/16, ऐसे ही चलता जाएगा ये। यहाँ पर भी अगर आप कॉमन डिफरेंस निकाल के देखेंगे तो डिफरेंट आ रहा है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर भी एपी फॉर्म नहीं हो रही है। तो क्वेश्चन का आंसर जो है सेम ही रहेगा। मैथ्स में अप्रोचेस बहुत डिफरेंट डिफरेंट होती हैं टू रीच द सेम टाइप ऑफ सोल्यूशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये पहली लेक्चर में मैंने आपको ये एग्जांपल दिया था कि रीना ने एक जॉब के लिए अप्लाई किया और वो सिलेक्ट हो गई। उसकी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 8,000 है, और उससे बताया गया कि एनुअल इंक्रीमेंट जो है वो 500 है, यानी कि हर साल 500 रुपये बढ़ते जाएंगे उसकी सैलरी में। यहाँ एक क्वेश्चन ऐड ऑन कर दिया गया है अब
कि उसकी मंथली सैलरी आप बताइए 15th ईयर की क्या होगी, 15वें साल की। ठीक है, तो अगर हमसे वो सेकंड ईयर पूछता, थर्ड ईयर पूछता, तो हम बड़े आराम आराम से लिखते कि अच्छा फर्स्ट ईयर में तो 8000 है, सेकंड ईयर में 8500 हो जाएगी क्योंकि इंक्रीमेंट होना है 500 का, फिर थर्ड ईयर में 9000 हो जाएगी, ऐसे आगे बढ़ता रहेगा। तो 3-4 बार लिखने के बाद हम थक जाएंगे, हम बड़ा टायर्ड फील करेंगे, है ना, कि अरे 10,000 तक तो हो गया, 15 तक कौन निकाले। तो चलो इसके लिए एक फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, देखो हमने अभी तक पढ़ा है कि ये तो होता है फर्स्ट टर्म, ठीक है, और ये है हमारा कॉमन डिफरेंस। अब इसी सीक्वेंस को हमने कुछ अलग फॉर्म में यहाँ लिखा है। 8000 को तो वैसे ही लिखा रहने दिया, 8500 को यहाँ लिख लिया 8000 प्लस 500। 9000 को लिखने का तरीका है 8000 प्लस ट्वाइस ऑफ 500। जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस वीडियो ना देखा हो वो पहले वहाँ जाकर एक बार देख कर आए, उन्हें काफ़ी अच्छा समझ में आएगा। तो इसको लिखने का तरीका ये क्यों है ट्वाइस ऑफ 500, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था, क्योंकि यहाँ पर 500 दो बार एड ऑन हो रहा है जब आप 8000 से 9000 की तरफ आते हो। सेम एज 8000 से जब आप 9500 की तरफ आओगे तो आपको 3 बार 500 ऐड करना पड़ा है, इसीलिए 9500 को लिखने का तरीका है 8000 प्लस थ्राइस ऑफ 500। ऐसे ये सीक्वेंस चलता रहेगा। अब हम क्या कहते हैं कि दिस इज़ द फर्स्ट टर्म, दिस इज़ द सेकेंड टर्म, दिस इज़ द थर्ड टर्म, इस तरह से हम बोलते हैं, टर्म्स को नंबरिंग करते हैं। और जनरल फॉर्म में हमने ये भी देखा था कि इसे ए कहते हैं, इसे ए प्लस डी, इसे ए प्लस टू डी, जो कि ये फॉर्म भी दिख रही है ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ये हमने जनरल फॉर्म के टाइम पे ये पढ़ लिया है। ठीक है, अब अगर हम पैटर्न को ज़रा ध्यान से ऑब्जर्व करें तो क्या पता चल रहा है कि जब यहाँ थर्ड टर्म है तो यहाँ ट्वाइस ऑफ डी है, जब यहाँ फोर्थ टर्म है तो थ्राइस ऑफ डी है, और जब यहाँ फिफ्थ टर्म है तो 4 ऑफ डी है। यानी कि अगर यहाँ पर n में कर दूं, ठीक है, n नंबर ऑफ टर्म्स होंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक कम होकर d से मल्टीप्लाई हो रहा है, यही तो हो रहा है कि एक कम कर दिया, मतलब 5 है तो एक कम कर दिया 4, उससे d का मल्टीप्लाई हो गया, 4 है तो एक कम कर दिया 3, उससे मल्टीप्लाई हो गया d का। तो अगर आप पैटर्न को देखेंगे तो ये एक फॉर्मूला आपके पास जनरेट हो जाता है। इसे आप nth टर्म भी कह सकते हैं और जनरल टर्म भी कह देते हैं। ये बहुत ही प्रीशियस फॉर्मूला है, आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस तरीके से इस फॉर्मूले के थ्रू आप आराम से निकाल सकते हैं कि रीना की 15th ईयर की मंथली सैलरी क्या होगी। क्योंकि अगर देखा जाए 15th ईयर की सैलरी का मतलब यही तो हो गया कि आपको 15th टर्म पता करना है यहाँ पे, है ना, 15th टर्म पता करना है, राइट। यानी कि आप इसमें 15 रख लीजिए n की जगह पर, तो यहाँ पर n-1 यानी कि 15 - 1 14d आ जाएगा। a और d की वैल्यू यहाँ से आपको मिल ही जाएगी, a और d, क्योंकि d यहाँ पे 500 था। तो देखिए 15,000 रीना की सैलरी आपको पता चल गई कि 15th ईयर में क्या होगी। कितना इंटरेस्टिंग और कितना मैजिकल टाइप का ये आपको एक फॉर्मूला पता चल गया, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक तो हमें समझ में आया कि इसे nth टर्म या फिर जनरल टर्म कहते हैं एपी का, जहाँ पे ए फर्स्ट टर्म है और डी कॉमन डिफरेंस है। इस फॉर्मूले से स्टूडेंट्स काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे, ये बहुत ही मैजिकल फॉर्मूला है। ठीक है, एक बार अगर समझ में आ जाए ना तो इसमें फ्लुएंसी बनाना बस चुटकियों का खेल होता है। तो चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसी बात पे। फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी। अब यहाँ पे क्या है, सेम बात है कि आपको एपी गिवन है यहाँ पे और आपको कह रहा है 10th टर्म फाइंड आउट करो। एक तरह से बोला जाए तो A10, यही तो फाइंड आउट करना है 10th टर्म। तो ठीक है, कौन सी बड़ी बात हो गई, ए तो पता चल ही रहा है 2 है। ठीक है, डी की बात करें तो डी हमें पता है, प्रीवियस टर्म को माइनस कर दो, 7 - 2 यानी कि 5, इस तरह से डी निकाल लेते हैं। और एन की जगह आपको 10 पुट करना पड़ेगा क्योंकि आपको A10 निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे A10 फाइंड आउट किया आपने, यहाँ पे रखा ए और डी और एन तीनों की वैल्यू रखी, आपके पास आ गया A10 इज 47।
ये एक तरीका हुआ। एक और टाइप का क्वेश्चन इस फॉर्मूले पे बन जाता है। देखिए ज़रा, यहाँ आपको AP गिवन है, ठीक है, 21, 18, 15 यहाँ AP गिवन है और वो कह रहा है क्वेश्चन आपको कि विच टर्म ऑफ AP, कौन सा टर्म है AP का जिसकी वैल्यू -81 होगी। अब यहाँ उसने आपसे टर्म नहीं पूछा, ठीक है, आपसे ये नहीं कहा कि ये वाला टर्म निकाल दो, 10th टर्म निकाल दो या 11th टर्म निकाल दो, ये नहीं पूछा। आपसे पूछा है कि ये वैल्यू मैं आपको बता रहा हूँ, आप मुझे बता दो ये वैल्यू कौन से टर्म पर आएगी। बेसिकली कहें तो n की वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि n की वैल्यू क्या होगी अगर मैं आपको an बता दूं कि -81 है। ठीक है, यही तो है कंसेप्ट, समझ में आ जाना चाहिए, क्वेश्चन तो आराम से हो जाएगा कि आपसे वो टर्म पूछ रहा है, यानी कि किस टर्म पे आके, ये जैसे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, तो ये कौन सा टर्म होगा जिस पर वैल्यू आपकी -81 हो जाएगी। ठीक है, यानी कि आपको n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। an तो आपको गिवन है, nth टर्म तो आपको गिवन है। तो चलो फॉर्मूला रखते हैं और पता करते हैं। a यहाँ पर है 21, d की वैल्यू आप पुट करके निकाल सकते हैं a2 - a1 से, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके -3 आ रही है, ऑब्वियसली डिक्रीजिंग ऑर्डर में है AP। और an आपको गिवन है -81, ये मैं बता चुकी हूँ, और n आपको फाइंड आउट करना है। फॉर्मूले में वैल्यूज रखिए और देखिए क्या आता है आंसर। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो आपने an की जगह पर -81 रखा, ठीक है, a की जगह पर 21 और d की जगह पर -3। यहाँ इसे सॉल्व करते गए हम तो n की वैल्यू क्या आ गई, 35 आ गई। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो 35th टर्म है इस AP का, वो पक्का उसकी वैल्यू क्या आ रही होगी, -81 आ रही होगी। अब ये कैसे मान लें हम, तो चलिए चेक कर लेते हैं आपकी तसल्ली के लिए। A35 निकाल के देखते हैं कि अगर हमसे ये कह देता कि 35th टर्म निकालो तो हम क्या करते, A की वैल्यू रखते और 35 - 1 यानी कि 34 इंटू D, D इज वॉट, -3। ठीक है, अब क्या आ जाता है यहाँ पे, 21 - 102 और ऑब्वियसली ये -81 के बराबर आता। तो आप ऐसे रीचेक भी कर सकते हैं, ऐसे वेरीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ सेम क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन एम्बेडेड है कि ऑल्सो इज एनी टर्म ज़ीरो, क्या ऐसा भी कोई टर्म है जिसकी वैल्यू ज़ीरो होगी। अगेन यहाँ पे आपसे उसने n पूछा है, ना कि उसने कोई वैल्यू नहीं पूछी आपसे, वैल्यू तो उसको गिवन है। आप ठीक है, वैल्यू तो यहाँ पर गिवन है, आपको बताना है क्या कोई ऐसा टर्म है जिसकी वैल्यू ज़ीरो हो। तो आपको दोबारा से सेम प्रोसेस करना है। क्या करना है आपको कि an की जगह पर ज़ीरो रखना है, क्योंकि nth टर्म तो उसने आपको दिया ही हुआ है ना, आपको टर्म की वैल्यू उसने बता दी है, वो आपसे पूछ रहा है क्या कोई ऐसा टर्म होगा। तो लॉजिकली सोचें तो अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमें समझ आ जाएगा। अगर n की वैल्यू पता चल गई यानी कि हमें इस नंबर की एग्जैक्ट प्लेस पता चल जाएगा कि ये एग्जैक्ट है कौन सा टर्म। ठीक है, और अगर n डिफाइन ही नहीं हुआ तो फिर हम कह सकते हैं कि भाई ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो चलो इस फॉर्मूले में यहाँ रखा हमने an की जगह 0, a की जगह 21 और d के प्लेस पे -3। जब हमने इसे सॉल्व किया तो n की वैल्यू आ गई 8। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसमें इस AP में 8th टर्म जो होगा उसकी वैल्यू 0 होगी। आप चाहें तो इसी फॉर्मूले में वेरीफाई कर सकते हैं A8 की वैल्यू को निकाल के। ठीक है, A + 7D वैल्यू पुट कीजिएगा A और D की, आपको पता चल जाएगा कि जो टर्म आएगा, जो टर्म की वैल्यू आएगी 8th टर्म की, वो 0 होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बात और मैं यहाँ बताना चाहती हूँ, मान लीजिए कि अगर n की वैल्यू 8 ना आकर मान लीजिए कुछ और आती, ऐसे मान लीजिए कि n की वैल्यू हाफ आ जाती, या फिर n की वैल्यू -1 आ जाती, या फिर n की वैल्यू -3/2 आ जाती, कुछ भी आ जाती, तो आप खुद ज़रा एक बार ऑब्जर्व कीजिए इस बात को। क्या कभी कोई टर्म की वैल्यू की प्लेस इंटीजर में होती है ना, कभी भी फ्रैक्शन में सुनी है क्या।
हम हमेशा यही तो कहते हैं कि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। कभी ऐसा तो नहीं सुना ना कि ये माइनस थर्ड टर्म है या माइनस सेकंड टर्म है, कभी ऐसा नहीं सुना। इनकी जो n है वो हमेशा 1 2 3 इसी पर आगे चलती रहती है। नेचुरल नंबर्स होते हैं ये, ठीक है। इंटीजर भी नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे नेचुरल नंबर्स होते हैं ये, क्योंकि इनकी वैल्यू क्या होती है, इस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। कभी ये नहीं सुना होगा ना कि -3/2 टर्म क्या है इसका, ये भी तो नहीं बोलते हम। ऐसा भी कभी नहीं सुना कि -3/2 टर्म कौन सा है इस एपी का, क्योंकि n की वैल्यू कभी ऐसी हो ही नहीं सकती। n की वैल्यू हमेशा 1 2 3 4 इस तरीके से निकलेंगी, ठीक है। मान लीजिए यहाँ n आ जाता 3/2, तो हम कह देते कि ऐसा तो कोई टर्म एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, यानी कि ज़ीरो फिर इसका इस एपी का टर्म ही नहीं बचता, ठीक है। बट फिलहाल के लिए ज़ीरो जो है इस एपी का 8th टर्म है। चलो आज के लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफ़ी बनते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है कि डिटरमाइन द एपी। अब देखो स्टूडेंट्स, लेवल धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। यहाँ आपको एपी खुद से बनानी है, जहाँ पे आपको थर्ड टर्म गिवन है और सेवेंथ टर्म भी गिवन है। तो ये तो बहुत इजी हो गया भाई। A3 आपको गिवन है ना, थर्ड टर्म का मतलब तो यही हुआ कि A3 गिवन है, और सेवेंथ टर्म का मतलब ये हुआ कि A7 आपको गिवन है, ठीक है। A3 का फॉर्मूला क्या होगा, A+2D, ठीक है। nth टर्म का फॉर्मूला A+2D इज इक्वल टू 5, और A7 का फॉर्मूला क्या होगा, A+6D इज इक्वल टू 9। ऐसे करके स्टूडेंट्स दो इक्वेशन यहाँ पे फॉर्म हो जाएंगी, ठीक है। अब दो इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका 9th क्लास में आपने काफ़ी सीखा होगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ किया है। फर्स्ट इक्वेशन में से a की वैल्यू यहाँ फाइंड आउट की है, 2d को उधर ले जाके a इज इक्वल टू 5 - 2d आ गया, ठीक है। अब उसी a की वैल्यू को आपने सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दिया, यहाँ पे देख सकते हैं इधर, ठीक है। a की जगह रखा 5 - 2d प्लस 6d इज इक्वल टू 9। सॉल्व करने पे d की वैल्यू आ गई 1। उस d की वैल्यू को आपने अगेन इस इक्वेशन में पुट कर दिया, तो देखिए ज़रा क्या आया है। यहाँ पे देख सकते हैं a की वैल्यू आपके पास मिल गई 3। अब जब आपके पास a की वैल्यू भी है और d की वैल्यू भी है, तो AP के लिए तो बहुत इजी हो गया भाई। AP का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, A+D, A+2D, इस तरह से बढ़ता चले जाता है, ठीक है। ऐसे भी समझ सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि स्टार्टिंग तो 3 से होनी है क्योंकि फर्स्ट टर्म है, और उसमें 1 1 इंक्रीज करते हुए चल लो, बन गई AP, ठीक है। समझ आ गया। नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज योर DIY क्वेश्चन, डू इट योर सेल्फ क्वेश्चन। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, चेक वेदर 301 इज द टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स। यहाँ पे आपको ये नंबर्स दिए गए हैं, इसकी लिस्ट है ये, बताना है क्या इसमें कहीं 301 कोई टर्म आएगा या नहीं, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तब भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, बिकॉज इट इज़ अ काइंड ऑफ अ मोटिवेशन फॉर अस, राइट। चलिए तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ और नए कंसेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।